हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का ओनली एस के टारगेट फिल्म 2021 में करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे एमसीक्यूज के थ्रू। आप ओनली एस के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ओनली एस नथिंग एल्स के नाम से अवेलेबल है। यहाँ पे आपको यूपीएससी स्टेट पीसेस से रिलेटेड रिक्विजिट मटेरियल गाइडेंस अवेलेबल हो जाएगी और इन एमसीक्यूज के वीडियोस की ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन में बोला है कि हमें स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट कंसीडर करने और हमें करेक्ट बताना है। पहले में बोला है कि कमीशन की ये ड्यूटी है कि वो रिसीव करे, इंक्वायरी करे ऐसी कंप्लेंट्स में जहाँ पे कंप्लेनेंट ने बोला है कि उसने कहीं किसी गवर्नमेंट ऑफिस से उसने इन्फॉर्मेशन मांगी और उसे विद इन दैट टाइम लिमिट उसे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। दूसरा बोला है कि ये अपनी एनुअल रिपोर्ट्स को गवर्नर को देते हैं, राज्यपाल को देते हैं। तीसरे में बोला है कि कमीशन के पास सिविल कोर्ट से रिलेटेड जो पावर हैं और ये किसी भी ऑफिस से पब्लिक रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं, उनको चेक कर सकते हैं। देखो ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हैं और यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं वो इस तरीके से अरेंज किया हुआ है कि अगर हमें एक भी जो स्टेटमेंट अगर हमने कैंसिल आउट कर दिया तो हम अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं। देखो दूसरे स्टेटमेंट पे जाओ आप। एनुअल रिपोर्ट अपनी गवर्नर को नहीं देते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, राज्य की सरकार होती है, उसको देते हैं। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट कैंसिल आउट कर देते हैं तो हमारे पास सिर्फ ऑप्शन नंबर सी बचता है 1 और 3। देखो कमीशन का काम क्या है। मान लीजिए कि जो है कोई इंडिविजुअल पर्सन है, मान लीजिए मैं हूँ और मैंने कलेक्टर के ऑफिस में कोई आरटीआई लगाई है और उन्होंने या तो आरटीआई में मुझे गोलमोल जवाब दिया है या जो विद इन टाइम लिमिट है 30 डेज या जो भी टाइम लिमिट है उसमें उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। अब मुझे अपील करने का अधिकार होगा अपीलेट अथॉरिटी के पास। अब अपीलेट अथॉरिटी के बाद में जो होगा वो मैं स्टेट जो इन्फॉर्मेशन कमीशन है उसको कर सकता हूँ। तो पहला बिल्कुल सही हो गया। और थर्ड में अगर देखेंगे तो सिविल कोर्ट से रिलेटेड पावर है और ये कोई भी सरकारी रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया यहाँ पे 1 और 3। तो पहला करेक्ट है, दूसरा गलत है एंड तीसरा हमारा जो है वो करेक्ट है। हिंदी में आप इसे यहाँ देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, हमें कुछ ट्राइबल्स दिए हैं, कुछ आदिवासी जो समूह है, जनजाति समूह दिए हैं और उनके साइड में हमें उनसे रिलेटेड जो रीजन्स हैं, स्टेट दिए हैं, पटेलिया, वसावा, लोहरा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड। अगर इस क्वेश्चन के आंसर को भी हम देखेंगे तो हमारे ऑप्शंस इस तरीके से अरेंज किए हुए हैं कि अगर एक भी हम कैंसिल आउट कर देंगे तो पूरा आंसर जो है हमारा मिल जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन जब मैंने पहली बार देखा था तो मुझे नहीं पता था इस क्वेश्चन का आंसर सीरियसली, बट मुझे सिर्फ इतना पता था कि वसावा ट्राइब जो है वो उड़ीसा के अंदर नहीं है, वसावा ट्राइब जो है गुजरात में है। सेकंड अपना कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा? ऑप्शन नंबर सी, पटेलिया ट्राइब मध्य प्रदेश में है, लोहरा झारखंड में है। ठीक है, अब इस टाइप के जो क्वेश्चन है इनको हमें याद ही करना पड़ेगा। आप बार बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। इसको आप कोई कॉपी में नोट्स में छोटा सा आप लिख सकते हो कि पटेलिया मध्य प्रदेश में है, लोहरा हमारे झारखंड में है, वसावा ट्राइब जो है हमारे वो हमारे झारखंड में है, सॉरी वसावा हमारे गुजरात में है, बाकी मलयाली जो ट्राइब है वो तमिलनाडु में है। हिंदी में आप इसे यहाँ पे देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि इंडिया ने अपना एक इको लेबल प्रोग्राम लॉन्च किया है बीम्स। तो बीम्स से रिलेटेड हमें 4 स्टेटमेंट दिए हैं कि इन्वायरमेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। दूसरे में बोला है कि जो कोस्टल वाटर है वहाँ से प्रदूषण को कम करना है। तीसरे में बोला है कि जो इंडोर एयर क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना है, लाइट और रेडिएशन ये करना है। देखो बीम्स की अगर हमें फुल फॉर्म पता होगी तो हमें पता होगा कि ये जो आप देख रहे हो 3 वर्ड BEA, तो BEA से क्या होता है? बीच। बीच मतलब हमारा जो समुद्र का जो तट है उसे हम बोलते हैं बीच। MS का मतलब होता है बीच मैनेजमेंट सर्विस। तो BAA से हम कहाँ पहुँचते हैं? ऑप्शन नंबर बी पे पहुँचते हैं। कोस्टल एरिया के अंदर पानी में जो पोल्यूशन है उसको हमें कम करना है। तो ये क्या हो गया? बीच इन्वायरमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विसेज। तो बीच हमने प्रोग्राम लॉन्च किया है ताकि हमारे जो बीच हैं, हमारे जो समुद्र के तट हैं, वहाँ पे हाइजीन हो, साफ़ सफाई हो, सिक्योरिटी हो, क्लीनलीनेस हो, ये सारी चीज़ें। तो अगर
जो कंडीशंस हैं वो अच्छी होंगी तो क्या होंगे, टूरिस्ट ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी फिर। तो यहाँ पे आप इसे इंग्लिश में देख पाएंगे, यहाँ आप इसे हिंदी में देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बारे में। दो अपने को स्टेटमेंट दिए हैं, पहला बोला है कि इस सर्टिफिकेशन को यूएनईपी देता है, दूसरा इसमें बोला है कि इस सर्टिफिकेट के थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं, वाटर क्वालिटी, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट एजुकेशन, सेफ्टी। देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप देखिए कि ब्लू फ्लैग को यूएनईपी नहीं देता है, इसके लिए एक अलग से एक एजेंसी बनी हुई है, डेनमार्क में है वो, ठीक है। पहला हमारा गलत हो गया। दूसरा क्या है, ब्लू फ्लैग के थ्रू हम यही कोशिश करते हैं कि वाटर क्वालिटी इंप्रूव हो, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट एजुकेशन एंड सेफ्टी, ये सब इंप्रूव हो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया हमारा। तो पहला गलत इसलिए हुआ कि ये डेनमार्क में एक एजेंसी है FEE, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, वो इसको रिलीज़ करते हैं। बाकी दूसरा इसमें यही है कि जो हमारे बीच हैं वहाँ पे वाटर क्वालिटी इंप्रूव हो, इन्वायरमेंट का मैनेजमेंट हो, एजुकेशन हो, सेफ्टी वगैरह हो, सिक्योरिटी हो, इंक्रीज़ हो, और जितने ज़्यादा हमारे पास हमारे देश में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट्स होंगे ना, उतना ही ज़्यादा क्या है कि हमारी विश्व में पहचान बनेगी, पूरे वर्ल्ड में हमारी रिकॉग्निशन होगी कि इंडिया के बीचेस जो हैं वो बहुत क्लीन है और बहुत सिक्योरिटी है वहाँ पे। तो इससे क्या होगा, देश ही नहीं विदेशों से जो टूरिस्ट होंगे वो भी हमारे यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे। हिंदी में आप इसे यहाँ पे देख पाओगे। एंड क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि रिसेंटली नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सर्विस जो है वो लॉन्च किया गया है, और इसको हम जितने भी ट्रांजिट लोकेशंस हैं उनमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ये इंटरऑपरेबल होंगे। देखो NCMC क्या होता है, एक छोटा सा कार्ड होगा जस्ट लाइक एन ATM। जैसे बहुत सारे लोग आप में से दिल्ली में जिन्होंने मेट्रो में यात्रा की होगी उन्हें एक कार्ड मिलता है, उस कार्ड को हम परचेस कर सकते हैं और उस कार्ड को बार बार हम रिचार्ज भी करवा सकते हैं। तो एक छोटा सा कार्ड होगा, इसमें आप मेट्रो में, मान लो आप दिल्ली में रहते हो और फिर आपको कहीं कोलकाता मेट्रो में जाना है, या फिर आपको दिल्ली में ही बस में बैठना है, ट्रेन में बैठना है, इस तरीके से, तो उस एक कार्ड के थ्रू ही क्या होगा कि हम लोग जो है अपने टिकट वगैरह जो है परचेज़ कर पाएंगे। तो NCMC से रिलेटेड अपने को 4 कमेटी के नाम दिए हैं, सच्चर कमेटी, उर्जित पटेल, रघु राम राजन कमेटी, एंड चौथा है नंदन नीलेकणी। देखो सच्चर कमेटी तो माइनॉरिटी से रिलेटेड थी, वो मुस्लिम्स के से रिलेटेड था, इन्होंने बहुत सारी रिकमेंडेशन दी थी। और उर्जित पटेल तो ऐसा कोई काम करेंगे नहीं कि भाई, क्योंकि ये नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड क्या है, उर्जित पटेल तो हमारे गवर्नर थे, तो ये कोई फाइनेंस वगैरह से रिलेटेड तो कोई काम है नहीं। रघुराम राजन भी सेम वही RBI के गवर्नर, और ये भी फाइनेंस वगैरह का काम तो करेंगे नहीं। बाकी ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, नंदन नीलेकणी जी, और ये इन्फोसिस के साथ जुड़े हुए थे और IT सेक्टर में ये बहुत नॉलेजेबल पर्सन माने जाते हैं, ये अपना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर से रिलेटेड, तो उन्हीं की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। और जब अपना ये UIAI, जब UI जो अपना है, ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जो आधार इशू करता है, उसके ये चेयरमैन भी थे, और बाकी इनका IT सेक्टर में बहुत बड़ा नाम है। तो इन्होंने ही जो है ये बोला है कि भाई इस तरीके से हम लोग जो है वो NCMC हमें लेके आना चाहिए। हिंदी में आप इसे यहाँ पे देख पाओगे। और इन वीडियोस की क्वेश्चंस के जो PDF फॉर्मेट है, आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज़ आप टेलीग्राम पे PDF48 के नाम से भी सर्च करोगे, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। एंड ये अपने जो आंसर्स हैं सारे के सारे आज वाले आप देख सकते हैं। एंड प्रीवियस सेशन में था कि जो BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस या वाराणसी है, उसको एस्टेब्लिश करने में, उसको फाउंड करने में मदन मोहन मालवीय जी का तो बहुत बड़ा हाथ था ही था। साथ में ऐसी कौन सी महिला है जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, तो मैडम जो एनी बिसेंट हैं, उन्होंने बहुत बड़ा, उनका भी एक इम्पोर्टेंट रोल माना जाता है BHU को एस्टेब्लिश करने के लिए। आज अपना क्वेश्चन है कि जो CIC होते हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, और जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं उनका टेन्योर कितना होगा, उनका कार्यकाल कितना होगा, इस बात का फैसला कौन करेगा। देखो पहले तो होता था 5 साल का कार्यकाल, लेकिन अभी क्या है, इस कानून में RTI एक्ट 2005 वाले कानून में अमेंडमेंट, संशोधन कर दिया गया है, तो फिर वो टेन्योर वाली लिमिट जो है उसमें कुछ चेंजेज आ गए हैं।
तो इनका कार्यकाल आपको बताना है कि कौन डिसाइड करेगा। बाकी आज आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही आप ज़रूर बताइएगा, और इन वीडियोस को आप अपने साथी बंधुओं के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इनका फ़ायदा उठा सकें। तो ओनली ऐसे जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। हेलो डियर